वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई के 9th स्टैंडर्ड का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट है वो है साइंस और 8वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मोशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो सब्सक्राइब करने का बटन है वो सब्सक्राइब करें, वो क्लिक करें वहाँ पर, ताकि और भी वीडियोस आपको हम भेज सकें। और दूसरी बात, वो बेल आइकन जो है उसे भी क्लिक करें। तो हम शुरू करते हैं। मोशंस का मतलब क्या है? मोशंस का मतलब है हलचल। और हलचल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई प्रकार के हलचल देखते हैं और इसके बारे में आज हम जानेंगे। In everyday life, we see some objects at rest and others in motion. Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars, and galaxies are all in motion. तो मोशन यानी हलचल किस किस चीज़ों की हो रही है? जो पंछी है उनका उड़ना, मछली है जो तैरना, या खून जो है हमारे नसों में से फ्लो होता है, यानी एक जगह पर नहीं रहता है। तो ये सारे, अभी आर्टरीज जो हैं ये बड़ी नसें हैं। तो कार्स जाते हैं वो भी मूव होता है, एटम्स वो भी मूव होता है, प्लैनेट मॉलिक्यूल्स वो भी मूव होता है, प्लैनेट्स यानी ग्रह जो है एक जगह पर नहीं रहता। ओके, ये सारे जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सारे के सारे हलचल करते हैं। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. Okay? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समय के साथ साथ जब मोशन होता है यानी मूवमेंट होता है तो उसके पोजीशन बदलते रहते हैं। अभी यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो हमको हवा का पता तब चलता है जब हम कुछ चीज़ें अपनी जगह से हिली हुई दिखते हैं या हिलती रहती हैं। जैसे कि जो डस्ट है उसे उड़ते हुए देखेंगे यानी हवा चल रही है, या लीव्स हैं यानी पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, ओके, जो शाखाएं पेड़ की वो हिलते देखेंगे। व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट, चेंजिंग ऑफ सीजन? तो क्या है जो कि सूर्य उदय या सूर्यास्त या सीजन्स में बदलाव लेकर आता है? तो ये सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? क्या उसका कारण हमारे पृथ्वी के हलचल के बारे में या मूवमेंट के बारे में है क्या? इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? तो इसीलिए क्यों ना हम अपने जो धरती है उसके मोशन के बारे में हम जाने, यानी कैसे वो मूव होता है, क्या स्पीड में वो मूव होता है। देन an object may appear to be moving for one person and stationary for some other. एक जो चीज है वो एक व्यक्ति के लिए कैसा लगेगी कि वो हिल रही है, दूसरा व्यक्ति के लिए वो ऐसा लगेगा कि वो स्तब्ध है, वो हिल नहीं रही है। फॉर द पैसेंजर इन द मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स. A person standing on the roadside perceives that the bus along with the passengers as moving. अब जो रोड साइड में जो इंसान खड़ा है उसके लिए वो लगता है कि एक बस जो है वो रोड साइड से वो आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन जो अंदर बैठा है उसे ऐसा लगता है कि सारी पेड़ पौधे और जो भी चीज़ें हैं जो उसको रास्ते में दिखाई दे रहे सब पीछे की ओर ढकले गए हैं। However, a passenger inside a bus sees his fellow passenger to be at rest. लेकिन
जो पैसेंजर अंदर है वो अगर आजू बाजू देखे तो उसको लगता है कि सारे के सारे पैसेंजर्स स्तब्ध हैं, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बस मूवमेंट कर रही है, जो कि सिर्फ जो खिड़की से बाहर देखता है उसे नज़र आता है, और जो बाहर वाला जो है जो बस को देखता है उसे नज़र आता है। तो अंदर बैठे हैं जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो मूवमेंट नज़र नहीं आता। Most motions are complex. Some objects may move in a straight line. Others may take a circular path. Some may rotate and a few others may vibrate. तो इसमें बहुत सारे मोशंस कौन से प्रकार के हैं? सीधे जब मोशंस होते हैं या मूवमेंट्स होते हैं तो सीधे लाइन में वो आगे की ओर या पीछे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे जो है वो गोल गोल फिरते हैं, यानी सर्कुलर पाथ। कुछ ऐसे होते हैं कि वहीं पर गोल गोल घूमते हैं, हाँ, वो पूरा चक्कर नहीं काटते लेकिन गोल गोल घूमते हैं, वो रोटेट है। एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, यानी वाइब्रेशन होता है, यानी ऐसे वो हिलते रहते हैं। देन देर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ये जो मोशंस हैं, ये एक से ज़्यादा मोशन कुछ चीज़ों में हम पा सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल First learn to describe the motion of objects along a straight line. तो पहले हम देखेंगे कि जो सीधे लाइन में या जो मोशंस या जो मूवमेंट सीधे लाइन में होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। We also shall learn to express such motion through simple equations and graphs. इसमें सिंपल ग्राफ्स और इक्वेशन के माध्यम से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। Later we shall discuss ways of describing circular motions. तो उसके बाद में हम जो है सर्कुलर मोशंस के बारे में भी जानेंगे। ओके, अब हम जाते हैं डिस्क्राइबिंग मोशंस। यहाँ पर जाते हैं। We describe the location of an object by specifying a reference point. यानी शुरुआत का पॉइंट हम देखते हैं। अगर वो वहाँ पर स्तब्ध खड़ा है, सालों साल खड़ा है, तो उसमें कोई मोशन नहीं है, यानी वो जो है एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, उसको लेकर अगर वहाँ से वो हटा दूसरी जगह, यानी उसने एक डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो जहाँ पर वो अभी खड़ा है, शुरुआत जिसे हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, उसे हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम that a school in village is 2 kilometers north of a railway station. एक स्कूल है जो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is a reference point. अभी स्कूल कितना दूर है? 2 किलोमीटर। किससे दूर है? रेलवे स्टेशन। यानी रेलवे स्टेशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, और वहाँ से स्कूल की जो दूरी है 2 किलोमीटर है। डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। यानी दो चीज़, डिस्टेंस और डायरेक्शन। We could have also chosen the reference points according to our own convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify the reference point called origin. Origin का मतलब है स्टार्ट। अगर हमको एक वस्तु या ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करना है तो हमको ये पता करना पड़ेगा पहले कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन कहाँ से है या कहाँ पर है। ठीक है, अगले पेज हम जाते हैं। अब यहाँ पर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में जो हलचल होती है उसके बारे में हम जानेंगे। द सिंपलेस्ट type of motion is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. Okay, अभी जान लो, अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के मोशंस के बारे में हम जान रहे हैं। तब एक पॉइंट O, वहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपना
अपनी यात्रा शुरू कर रहा है उस पॉइंट का, यानी ओरिजिन जो है ओ है. लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स. ए बी और सी अलग अलग पोजिशन है जहां पर ये ऑब्जेक्ट जाकर ठहरेगा. एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी. तो सी और बी से भी पार हो जाता है एंड रीचेस ए. तो ओ से सी, बी और ए. ओके, तो अगर ए पहुंचना है तो उसे, अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पर है, तो पहले जाएगा सी, फिर बी, फिर पहुंचेगा ए को. ठीक है. देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी एंड बी. ओके, वापस से वो आता है, बी कवर करता है, फिर बाद में सी कवर करता है. ठीक है. अभी यहाँ पर देखो ये ओ है, यानी इसका जो स्केल दिया है 0. ओके, अभी यहाँ पर ए बी एंड सी, यहाँ से वो जाएगा पहले ओ से सी, सी से बी और फिर पहुँचेगा ए को. वापस आना है तो ए से बी, बी से सी और फिर ओरिजिन यानी स्टार्ट को. ठीक है. देन while the magnitude or display 2 minute. Okay, so the total path covered by an object is OA plus OC, that is 60 kilometers. आप देखो यहाँ से OA, ओके, प्लस AC. अब OA कितना है 60 किलोमीटर्स, और AC दैट इज 60, और ये कितना ए से सी तक, यानी 10, 20, 30, 35. ये 35 रहा. यानी पहले उसने गया वो 60 ओ टू ए, ओके, यानी ओ ए. फिर वापस आया, आते आते इसने बी कवर किया और यहाँ तक आके यहाँ इस पोजीशन के बारे में बताया गया. तो ये 35 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर्स कवर हुआ, यानी 95. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. सिर्फ उसके किलोमीटर्स हमने गिने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, सिर्फ उनके किलोमीटर्स हमने पकड़े हैं, लेकिन उसका अभी तक डायरेक्शन हमने नहीं पकड़ा है. नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, उसके बारे में हम नहीं जानते. The numerical value of a physical quantity is its magnitude. From this example, you can find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. देखो ये अभी गया तो O से सीधा A तक, लेकिन वापस आने टाइम तो वो O तक वापस नहीं आया, वो यहाँ पर रुका है. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी इतना दूर वो गया लेकिन वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया. यानी उसके मोशन के साथ डिस्प्लेसमेंट यानी उसके पोजीशन चेंज भी हुआ है. पहले ओ में स्टार्ट था, अभी स्टार्ट सी में पहुंच गया हो, क्योंकि उसने एंड ही सी तक किया है. ठीक है. फिर the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as displacement. Okay, अब यहाँ पर क्या बोला है, the shortest distance measured from the initial and to the final position, यानी शुरुआत से लेकर, क्या पोजीशन था शुरुआत में, वहां से लेकर एंड पोजीशन तक जितने भी डिस्टेंस कवर किया है, ओके, उससे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो कितना दूरी है, ओके, इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अब ये जानेंगे. कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 8.1. For example, for motion of an object from O to A, the distance covered is 60 kilometers. O to A
O to A कितना था 60 किलोमीटर, ठीक है। देन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। तो कितने मैग्नीट्यूड यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके, कितने चेंजेस आए, यानी 60 किलोमीटर्स के चेंजेस आए, ठीक है। और and the magnitude of displacement is also 60 kilometers. During its motion from O to A and back to B, the distance covered is 60 kilometers and 25 kilometers, that is 85. अब मान लो उसका जो डिस्टेंस है O to A तो कवर किया, अभी O to B कवर आकर रुक गया, यानी ये तो 60 हो गया प्लस 10 20, ओके, 10 20 25, ओके, यानी 60 प्लस 25, तो कितना दिया यहाँ पर 85 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। देन 85 किलोमीटर्स। अब ये जानेंगे, while the magnitude of displacement is 35 kilometers, ओके, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 35 किलोमीटर्स हमने देखा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ड्यूरिंग द मोशन O to B and back to B the distance covered is 65 to 25 85 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया 85, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना कवर हो गया 35 किलोमीटर, ठीक है। देन यानी 35 किलोमीटर्स कैसे आया, जब हम देखेंगे 0 to 10 यानी 10 20 30 और 35, ये उससे इतनी दूरी पर है यानी 35 किलोमीटर्स, लेकिन उस इंसान ने पहले किधर गया, वो A तक गया और फिर B तक आया, यानी कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, उसका डिस्टेंस कवर हुआ 85, लेकिन वो अभी O से B तक कितना दूर है 35, तो ये बात बताया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 35। समझ में आया, यानी 0 to B टोटल, ओके, 0 to B 35 किलोमीटर्स है, लेकिन वो डायरेक्टली B तक नहीं गया, वो पहले A तक गया, ओके। तो 0 to B जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और 0 to B जाने के लिए उसने डिस्टेंस कवर जो किया है, हाँ, वो A तक किया पहला और फिर वापस आया B तक, यानी 60 प्लस 35 दैट इज 85 किलोमीटर्स, ठीक है, 85 किलोमीटर्स। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दो अलग चीज़ें हमें समझ में आती है। Thus the magnitude of displacement 35 kilometers is not equal to the path length 85 kilometers। देखो ये एक्चुअली वो जा सकता था 35 किलोमीटर, वो अपना डेस्टिनेशन पहुंच सकता था, लेकिन वो घूम कर गया, वो पहले अपने शायद दोस्त के घर पे गया हो, वहाँ से वापस आते आते वो जो जहाँ पर जाना है वहाँ पर चला गया। Further we will notice that the magnitude of the displacement of the course of motion may be zero. Displacement of the course of motion may be zero, but the corresponding distance covered is not zero। यानी वो हो सकता है कि यहाँ से मान लो 0 से शुरू किया उसने, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर से वापस से यहाँ पर आया, ओके। तो अभी उसके पोजीशन जो पहले था स्टार्टिंग में वही पोजीशन उसने हासिल किया है, तो वो 0 हो सकता है, ओके। डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है 0 है, क्योंकि वो गया तो उधर तक और वापस आया और इधर आके ठहर गया, ओके। यानी 0 to A तो गया, 60 किलोमीटर्स कवर किया, फिर A to 0 या A to O वापस से आया, यानी 60 120 किलोमीटर्स उसने कवर किया, यानी डिस्टेंस उतना कवर किया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा 0, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में पोजीशन में था वो अभी भी वही पोजीशन में है, ठीक है, समझ में आया। देन if we consider the object to travel back to 0 to O, the final position coincides with the initial position and therefore the displacement is 0।
However, the distance covered is in this journey OA plus AO is 60 kilometers plus 60 kilometers 120 kilometers. यही तो मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस कवर्ड, उसने पूरा यहाँ से 60 किलोमीटर गया, वैसे 60 किलोमीटर वापस आया. ओके, सो 60 प्लस 60 120 किलोमीटर्स उसने कवर किया. ओके, द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, distance and the displacement are used to describe the overall motion of an object. यानी distance और displacement, यानी कहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज हुई है, क्या उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कवर करने के बाद भी अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है. हाँ, उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो ये नहीं हो सकता. कभी वो सेम हो भी सकता है, कभी वो सेम नहीं हो सकता है. Of an object, the overall motion of an object and to locate its final position with reference to the initial position at a given time. यानी अभी एक चीज आई है यहाँ पर, टाइम. डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्टेंस हमने देखा. ओके, और तीसरी अभी कितने समय में वो डिस्टेंस कवर किया है उसने. ओके, तो उसके लिए पहला हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें स्टार्टिंग पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, समझ में आया. अब हम अगला पेज आएंगे. तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ प्रश्न हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिखाया है, और इस जब सॉल्व करेंगे तो हमको पूरा इसके बारे में पता चलेगा. ओके, 9:30 को, फॉर एग्जांपल 9:30 AM को शुरू करता है, ट्रैवलिंग टाइम है. डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10 किलोमीटर्स. ओके, इन मीटर दिया है. ओके, तो 10 बजे, या सॉरी, डिस्टेंस ट्रैवल करता है ए से. ओके, 10 मीटर. डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, 10 मीटर ये करता है. और वही टाइम को जो होता है 12 किलोमीटर बी ट्रैवल करता है. तो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू द डिस्टेंस, कैन इट हैव द ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट. क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. ओके, ये खुद से आप देखो कैसा करना है. कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ये ज़ीरो हो सकता है. यस, हो सकता है, क्योंकि उधर जाकर वो वापस आ गया और 10 पर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है. लेकिन डिस्टेंस का वर्ड ज़रूर हुआ है, ए टू बी. ठीक है, अगला हम जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म यानी जैसे हम स्कूल में यूनिफॉर्म डालते हैं, यानी सबको एक ही कलर का, एक ही पैटर्न का हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं. अब जब मोशन की बातें करते हैं तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसकी स्पीड में कमी या घटोतरी होती जाती है. कभी वो तेज जाता है, कभी कम जाता है. अगर वो एक ही समान स्पीड से जाता है, ओके, यहाँ से मुंबई जाना है तो मान लो 50 किलोमीटर एक घंटे की रफ्तार पर ही जाता है, तो उसे हम, उसमें चेंज नहीं है उसके जो मोशंस में, यानी हलचल में उसी स्पीड से जा रहा है, तो उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी उसके स्पीड में कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 50, कभी 60, कभी 20, कभी 10, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वो सीधा मूव कर रहा है, यानी हलचल कर रहा है, सीधा जा रहा है. लेट इट ट्रैवल 5 मीटर्स टू 5 meters in the first second, 5 meters in the next second, 5 meters in the third second and 5 meters in the fourth second. तो हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है
वो सिर्फ 5 मीटर है, अभी उसमें चेंजेस नहीं है। ओके, उसके स्पीड में चेंजेस नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही वो जा रहा है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर्स इन ईच सेकेंड। एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी उसका समय भी एक है, उसका डिस्टेंस कवर्ड भी एक है। तो जब समय भी एक होता है और डिस्टेंस कवर्ड भी एक होता है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal intervals of time. अभी देखो 5 सेकेंड में उसने 1 मीटर का कवर किया, सॉरी इधर 5 मीटर्स 1 सेकेंड में कवर किया। अब मान लो 1 सेकेंड में वो 10 मीटर कवर करता है, यानी हर टाइम टाइम वही रहा 1 सेकेंड ही, लेकिन उसके स्पीड में बदलाव हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार इज मूविंग इन ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन द पार्क, देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ओके, अभी यूनिफॉर्म मोशंस हमने देखा कि स्पीड में चेंजेस नहीं है और डिस्टेंस में चेंज नहीं। यहाँ पर जो है स्पीड में चेंज है, वो जल्दी भी पहुंच सकता है, टाइम को ध्यान में रखते हुए वो जल्दी भी पहुंच सकता है। अभी 1 सेकेंड में वो टाइम के बारे में बताया, 1 सेकेंड और 5 मीटर्स, हर जगह हर टाइम 1 सेकेंड और 5 मीटर्स। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कार जब मूव होती है सड़क पर, एक आदमी जॉगिंग करके जाता है तो उसके स्पीड में चेंजेस, कभी वो तेज जा सकता है, कभी वो कम हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, अगला पेज आएंगे। लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2। देखो यहाँ पर एक गाड़ी है, सीधे जा रही है। ओके, अभी यहाँ पर स्पीड लिमिट दिया है। ऐसे गाड़ी को जो है 50 किलोमीटर जो कार है और जो छोटा ट्रक जैसा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट दी गई है। ठीक है, अब 8 पॉइंट में 2 एग्जाम्पल्स हैं। ए वाला है कि बॉलिंग के बारे में, एक क्रिकेट मैच के बारे में बताया है। यहाँ पर एक बॉलर है, फील्डर है, विकेट कीपर है, बैट्समैन है, एम्पायर है और रनर है। तो यहाँ पर बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर्स में दिखाई गई है। ओके, तो अब देखेंगे इसके बारे में। 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। Look at the situation given in 8.2. If the bowling speed is 143 kilometers, okay, r per hour minus 1 in the figure 8.2a, what does it mean? What do you understand from the signboard of 8.2b? So दोनों के बारे में 143 किलोमीटर स्पीड उसका है, मैक्सिमम हाईएस्ट स्पीड है 140, 143, 135, 145, 132, 130 हाईएस्ट है। ओके, 145 हाईएस्ट है। तो इसमें एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि 143 के बारे में। तो 143 जो स्पीड है उसके बारे में वो उन्होंने दिया है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. तो अभी गेंद है तो तेज जाएगा, ओके, 143 किलोमीटर्स, 145 किलोमीटर्स, लेकिन हर चीज़ उतनी स्पीड फेंकने पर नहीं जाएगी, डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्हीकल जो है वो व्हीकल यहाँ पर जा रही है, उसकी स्पीड में भी बदलाव आ सकता है। जब वो निकलती है सीधे रास्ते पर तो सीधा वो स्पीड वो हासिल कर लेगी, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे मोड़ आता है तो स्पीड जो है उसका कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी इवन गेंद जब फेंका जाता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसकी स्पीड कम होती जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें उसने कही है यहाँ पर। द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के स्पीड से के बराबर वो चल सकते हैं। अगर मेटल है दोनों, तो वो मेटल भी जब हम फेंकेंगे उनको, एक छोटा सा आयरन का या कॉपर का, हम दोनों चीज़ें फेंकेंगे तो दोनों चीज़ें उतनी ही स्पीड पे जा सकती हैं। ये भी हो सकता है। या एक ऑब्जेक्ट है, एक पंख ले लो और एक पत्थर ले लो, दोनों फेंको तो हम देखेंगे कि पंख जो है वो हार्डली डिस्टेंस कवर करता है और उसका स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पत्थर जो है उसका स्पीड ज़्यादा है। तो ये भी हो सकता है कि वो लोगों ने डिस्टेंस एक जैसा कवर नहीं किया है, स्पीड भी एक जैसी नहीं है। वन ऑफ द वेज of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in a unit time। यानी एक पर्टिकुलर समय में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। इसलिए हम जब कोई गाड़ी चलती है 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स या 90 किलोमीटर्स पर आवर, यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड। जब इसको, जब डिस्टेंस और टाइम एक साथ जब मेंशन किया जाता है, बताया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पीड। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर। तो SI में यूनिट में स्पीड कैसे मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हम बोलते हैं। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल MS-1 और M/S। तो ये शॉर्ट फॉर्म है मीटर पर सेकेंड का, तो हम दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेंटीमीटर को या 10 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में कवर किया, तो कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर S-1 और किलोमीटर को kmh, यानी किलोमीटर पर आवर -1। To specify the speed of an object we require only its magnitude। ओके, कितनी तेजी से वो जा रहा है उससे पता चलेगा हमको उसकी स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नियर नीड नॉट टू बी कॉन्स्टेंट। स्पीड एक जैसा नहीं हो सकता, कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट्स तो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अनुसार। देयरफॉर, यानी ऑब्जेक्ट्स एक जैसे यहाँ से वहाँ नहीं मूव करते, उसको उसकी स्पीड में ज़्यादा हो सकता है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशंस ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken। यानी टोटल जो टाइम वो लेता है, ओके, उससे हम डिवाइड करेंगे किससे? द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है बाय द टोटल टाइम। द टोटल डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर्स है और 100 किलोमीटर्स आपको 2 घंटे में कवर करता है, तो 100 डिवाइड बाय 2 यानी 50 किलोमीटर्स पर आवर, ये रहा आपका स्पीड। ओके, छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस जो तय किया अपॉन टोटल टाइम। यानी यहाँ पर हमने 100 डाला, यहाँ पर हमने 2 घंटे लगे उसको 100 किलोमीटर जाने के लिए, डिवाइड किया, 2 1 जा 2 5 जा 10 और 0 यानी 50 किलोमीटर्स रहा एवरेज स्पीड पर आवर। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s,
एस, देखो डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म ये याद रखना, डिस्टेंस को हमेशा एस बोल के बोलते हैं जब हम फॉर्मूलाज को रेफर करते हैं। एंड टी इज टाइम, द टी को टी यानी टाइम। देन स्पीड इज वी, ओके, इट्स स्पीड वी इज, तो स्पीड यानी वी, ओके। तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमने यहाँ पर देखा। Let us consider by an example. A car travels the distance of 100 kilometers in 2 hours. 100 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है 2 घंटे में एक कार। Its average speed is 50 kilometers per hour. एवरेज स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर्स। अभी स्पीड दिया है और डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 100 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर के रेट पर कार चल रही है। The car might not have traveled at 50 kilometers all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes it's slower than this. देखो वो कार शायद 50 किलोमीटर हर समय वो इतना ट्रैवल नहीं किया है, यानी इतना स्पीड से वो गया नहीं है। कभी ज़्यादा 50 किलोमीटर्स के से ज़्यादा उसने स्पीड पकड़ी है, कभी उसने स्पीड अपनी कम कर दी है, लेकिन एक एवरेज जो है वो बताया गया है कि 50 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, therefore average speed is equal to total distance covered traveled, 2 मिनट, हाँ ये एक्टिविटी है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट 16 मीटर्स, ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स, ओके। 16 मीटर क्या है? 16 मीटर्स इज द डिस्टेंस, ओके, और 4 सेकेंड यानी डिस्टेंस और टाइम दिया है। देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स, यहाँ डिस्टेंस और टाइम दिया है, ओके। डिस्टेंस है 16 मीटर्स और टाइम है 2 सेकेंड्स। What is the average speed of an object? देखो अभी 16 और 16, ओके, दोनों ऐड किया, हमको टोटल डिस्टेंस मिला 32 मीटर्स। टोटल टाइम क्या था उसका? एक तो 4 सेकेंड्स था, एक 2 सेकेंड, वो ऐड किया, टोटल टाइम मिला 6 सेकेंड्स। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास उससे हम यूज़ करेंगे। क्या कहता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था? 16 + 16 32, और जो टाइम था वो 6 डिवाइड किया, अपने को आया 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये क्या था? उसका एवरेज स्पीड। अभी वो कम ज़्यादा हो सकता है, वो नहीं पकड़ा गया है, लेकिन वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम जब डिवाइड किया उससे तो हमको मिला 5.33 मीटर पर सेकेंड। Therefore the average speed of an object is 5.33 meter per second. Speed with direction. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of the motion along with its speed. The rate of the motion of an object can be more comprehensive, मतलब ज़्यादा हमको डिटेलिटी में पता चलेगा। क्या? एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, यानी किस प्रकार वो मूव करता है, क्या स्पीड में मूव करता है, उसके बारे में हमको करेक्टली पता चलेगा जब हम उसका डायरेक्शन भी पता हमें चले। फॉर एग्जांपल अभी सीधा चल रहा है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, साइकिल सीधा चल रहा है तो उसका स्पीड तेज़ी से चला रहा है, ओके, वो जो राइडर है वो तेज़ी से चला रहा है, लेकिन जब मोड़ आता है क्या वही तेज़ी वो बरकरार रखता है? नहीं, यहाँ पर वो अपना जो स्पीड है वो कम कर लेता है, क्योंकि उसी स्पीड में जाएगा तो गिर जाएगा, स्लिप होगा। हाँ, तो इफ़ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ एन मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ द एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वो क्या कहता है कि डायरेक्शन भी हमें स्पीड के साथ जब हम उसके अंदर कंसिडर करते हैं तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं velocity. Velocity is the speed of an object moving in definite direction. यानी velocity क्या आता है? उसमें 2 चीज़ें आती हैं, स्पीड और डायरेक्शन।
द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, यानी वो एक ही वेलोसिटी से जा सकता है, एक ही स्पीड से जा सकता है, ओके, या उसके स्पीड में कम या ज़्यादा हो सकता है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन और मोशन और बोथ। देखो उसमें वेलोसिटी में बदलाव आ सकता है अगर ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंजेस आए, उसके डायरेक्शन में चेंजेस आए, हाँ, या दोनों में चेंजेस आए। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. अभी हर बार हम अगर टोटल स्पीड को हम अगर टोटल वेलोसिटी हमें जानना है तो हम देखते हैं कि स्पीड कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, तो वो नहीं कंसिडर करेंगे, वो एवरेज, उसके लिए एक एवरेज निकालेंगे वेलोसिटी का, जिसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पर बहुत काम आता है। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एन एवरेज स्पीड। इन द केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, इन केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, एंड स्पीड चेंज होते जा रहा है, ओके, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, यानी शुरुआत कहाँ से हुई वो इनिशियल है और ख़त्म कहाँ हुई वो फाइनल है, ओके। तो शुरुआत जो था 10 किलोमीटर के हिसाब से शुरू किया, एंडिंग था वो 20 किलोमीटर से ख़त्म किया। तो हम यहाँ देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी ऐसे फाइंड आउट करते हैं, शुरुआत की वेलोसिटी यानी स्पीड और एंडिंग की वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलेंगे u, फाइनल वेलोसिटी को बोलेंगे हम v और अपॉन 2, ओके। सो यहाँ पर हम देखेंगे uv जो है, वेयर v इज द एवरेज वेलोसिटी, ये जो सिंबल है यहाँ पर जो दिखाया है इन्होंने, ओके, तो ये जो है एवरेज वेलोसिटी और u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये जो मार्क है नीचे uv का, तो इसमें डिफरेंस है। देन स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड और मीटर स्लैश सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो यहाँ पर हम अपना पहला पार्ट ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो को समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को आप देख लो, समझ लो, ताकि बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।